वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मोबाइल से फोटोग्राफी हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद हो सकती है, उसकी बेसिक टर्म्स क्या हैं, उसके अलावा कि अगर आपका जो फ़ोन है, उसका कैमरा ऐप है, हमने उसे समझा। लेकिन अभी तक हमने कोई भी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खींची थी, अभी तक सिर्फ हमने बेसिक टर्म्स को समझा था और अब वो चीज़ें हमारे सामने आने वाली है, वो रूल्स, वो एडवाइजेज़ सामने आने वाली है, जो हमारे फ़ोटो में चार चाँद लगा दें। इन रूल्स की ऐसी कोई गिनती नहीं है क्योंकि समय के साथ-साथ बहुत सारे रूल्स बनते गए, जो फ़ोटोज़ अच्छी थी और उनमें क्या कॉमन था, उस वजह से ये रूल्स बने। और फोटोग्राफी वैसे भी पर्सपेक्टिव के बारे में है, तो इसके कई सारे रूल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ और सबसे पहले सबसे फेमस रूल के बारे में बात करते हैं, रूल ऑफ थर्ड्स। मैंने इन रूल्स को समझाने के लिए कुछ फोटोज का सहारा लिया है। उन फोटोज की मदद से हमें एक आइडिया होगा कि ये रूल्स कैसे काम करते हैं। तो पहला जो रूल ऑफ थर्ड्स है, उसकी अपन फोटो देखते हैं। फोटो आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि रूल ऑफ थर्ड्स होता क्या है। असल में आप अपने फ्रेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल रेखाओं की मदद से। और जहां पर ये रेखा इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट्स बहुत की पॉइंट्स होते हैं जहां पर अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, उस फोटो को बहुत पावर देता है। जैसा कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि तितली किस तरह वो एक हिस्से पे है। पिछली बार जब हमने कैमरा ऐप में देखा था तो ग्रिड लाइंस चालू करी थी, वो इसीलिए चालू की थी ताकि आपको ये बताया जा सके कि रूल ऑफ थर्ड कैसे काम करता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं भी इस समय आपके फ्रेम में एक रूल ऑफ थर्ड वाली लाइन पर ही बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे मेरा चेहरा इस जगह है, इस पॉइंट पर, और मेरी बॉडी इस पॉइंट पर। अगली फोटो को देख सकते हैं, इसमें भी पेड़ एक वर्टिकल लाइन के ऊपर है और इस वजह से ये फोटो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगली फोटो में झोपड़ी बॉटम राइट में है। तो इस तरह से रूल ऑफ थर्ड काम करता है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगली फोटो को। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि एक गुफा किस तरह हमारी आंखों को ऑब्जेक्ट सामने वाले किले की तरफ पहुंचा रही है और इस वजह से ये ऑब्जेक्ट और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस रूल को कहते हैं फ्रेम विद इन फ्रेम, यानी कि एक फ्रेम के अंदर ही फ्रेम। तो अगला फोटो हम देख रहे हैं, इसमें ये मॉन्क है, वो एक लकड़ी के फ्रेम के अंदर खड़े हैं और पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, इस वजह से अच्छा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है और हमारा सब्जेक्ट जो रूल ऑफ थर्ड पे है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ये बात ध्यान देने वाली कि सारे रूल्स अलग अलग अप्लाई नहीं होते हैं। हम चाहें तो सारे रूल्स एक ही फोटो में लगा सकते हैं और जितने ज़्यादा रूल्स उस फोटो में लग रहे होंगे वो फोटो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती चली जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगा, आप आगे 2 फोटोज को देखिए और समझिए। अगर हम पिछले फोटो को देखें, सोचिए ये फोटो कुछ इस तरह का होता तो क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, क्योंकि इसके एजेस कट गए। आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारा मेन बैकग्राउंड है या जो भी एलिमेंट्स हैं जो फोटो में डिटेल्स डाल रहे हैं, पावर डाल रहे हैं, उनका कोई भी हिस्सा कटना नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो ये ज्यादा प्रॉपर अच्छी दिख रही है। उसके अलावा एक और चीज, हमें हमारे फोटोज में से उन चीजों को हटा देना है जो डिस्ट्रैक्शंस पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल इसी फोटो की अगर हम बात करें, मैंने इसका एक एडिटेड वर्जन निकाला है, ये वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले वाले में ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, मैंने उसे हटा दिया ताकि फोकस पूरी तरह सब्जेक्ट के ऊपर जाए और डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। और जो अगला रूल है वो है फिल द फ्रेम। रूल को सुनकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पिछली बार मैंने बोला कि एजेस कटनी नहीं चाहिए और इस बार अगर आप इस फोटो को देखें तो इस फूल की आसपास की पत्तियां कट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फोटो अच्छा लग रहा है। आखिर क्यों? फिल द फ्रेम ये जो आइडिया है इसका यूज तब करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी दिखाना चाहते हैं, उसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो हम उसके बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं और इसीलिए फोटो अच्छा लग रहा है। एक और एग्जांपल आपके सामने है, ये एक पोर्ट्रेट फोटो है जहाँ पे आप इस इंसान की काफ़ी नज़दीक आ गए हैं ताकि इसके चेहरे के इमोशंस और बारीकी आसानी से देख सकें। और अगला रूल है लीडिंग लाइंस। लीडिंग लाइंस आप सुनकर के ही समझ गए होंगे कि अगर किसी फोटो के अंदर आसपास के ऑब्जेक्ट्स, बैकग्राउंड या कुछ ऐसी लाइंस है जो आपके मेन सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रही है तो वो उस फोटो को और सुंदर बनाता है। जैसा कि इस फोटो में यहाँ पर आईफल टावर के सामने जो सरफेस है उसके अंदर जो टाइल्स हैं उनकी लाइन सीधा इशारा कर रही है आईफल टावर की तरफ और इस वजह से फोटो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट फोटो देखिए, ये देखिए एक पेड़ का फोटो है और उसके आसपास से रोड कुछ इस तरीके से जा रहा है और इस रोड की वजह से ही हमारी आंखें पहुंच पा रही है सीधा हमारे सब्जेक्ट की तरफ, पेड़। अगला रूल है डायगोनल लाइंस, यानी कि विकर्ण रेखाएं। ये रेखाएं आपके सब्जेक्ट के रास्ते को काटते हुए निकलती हैं और बताती हैं कि सब्जेक्ट इस रास्ते से जा रहा है या सब्जेक्ट इस तरफ है।
फॉर एग्जाम्पल अगर इस फोटो में आप देखेंगे तो जो खेत की लाइंस बनी हुई है वो मेन रोड को काटते हुए जा रही है और उसके बीच में सब्जेक्ट पर फोकस करवा रही है, और इस वजह से ये फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी सिमेट्री बहुत अच्छी है, इसलिए भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगला फोटो हम देखें डायगोनल लाइंस के अंदर, तो ये देखिए इस फोटो में एक सीढ़ी की परछाई है जो कुछ इस तरीके से गिर रही है कि ताकि वो सामने वाले इंसान को अपने साथ अंदर फ्रेम में ले ले। यहाँ पे सिर्फ डायगोनल लाइंस नहीं है, यहाँ पर फ्रेम विद इन फ्रेम भी है, परछाई के फ्रेम के अंदर इंसान आ गया है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और उसके अलावा डेप्थ ऑफ फील्ड भी है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। लो, डेप्थ ऑफ फील्ड का नाम लिया और अगला फोटो उसी के बारे में। डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि हम जो कैमरे का फोकस है उसकी मदद से व्यूअर का अटेंशन उस तरफ पहुंच सके, उस सब्जेक्ट की तरफ पहुंच सके जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं तो पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रखा है, यानी कि वो फोकस में नहीं है और उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम है। कार जो है कैमरे की काफ़ी पास है, इसलिए जो बैकग्राउंड का फील्ड है वो ब्लर हो चुका है और कार फोकस में आ चुकी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो स्तर पे काम हुआ है। पहला, बैकग्राउंड में ब्लर है और दूसरा, डायरेक्टली आगे आने पर सब्जेक्ट फोकस में है। लेकिन इससे एक लेवल ऊपर हम और जा सकते हैं, वो देखते हैं अगले फोटो में। ये देखो, ये भी एक डेप्थ ऑफ फील्ड का उदाहरण है कि आपके फोटो में आप कितनी डेप्थ ऐड कर सकते हो, कितनी गहराई ऐड कर सकते हो। पिछले फोटो में गहराई की सिर्फ 2 लेयर्स थी, पीछे वाला हिस्सा और कार तक, लेकिन यहाँ पर गहराई की 3 लेयर्स मौजूद हैं। पहला हिस्सा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि घास ब्लर हो रखी है, यानी कि यहाँ फोकस नहीं है। फोकस हमारा आगे शिफ्ट होता है जहाँ 2 इंसान खड़े हैं, ये हमारी दूसरी लेयर है। और तीसरी आखिरी लेयर जहाँ पहाड़ है, तो इस तरह हमारी आंखों को ये लीड कर रहा है पहाड़ की तरफ। और दूसरी बात ये, यहाँ पे लाइट का भी बहुत अच्छा रोल प्ले हुआ है कि किस तरह घास के पास थोड़ी डार्क लाइट है और जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो लाइट बढ़ती जा रही है, इसलिए आंखें अपने आप ही सब्जेक्ट की तरफ पहुंच जा रही है, इसलिए फोटो आंखों को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और अगला आता है सिमेट्री। इस फोटो को देख के आप समझ ही रहे हैं, जैसा कि ये फोटो है जहाँ लेक के अंदर पेड़ की परछाई बनी हुई है और ये लेक पूरे फोटो को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। नेक्स्ट फोटो देख सकते हैं आप। अगला आइडिया है पैटर्न्स के बारे में। जब भी हम कहीं पर पैटर्न्स देखते हैं तो ये दिमाग को बहुत प्लीज करता है। जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं कि बहुत सारे गेट्स हैं अलग अलग कलर्स के, काफी चुने हुए कलर्स का यूज करके, ताकि आपकी आंखों में एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन सके, इस पिक्चर को खींचा गया है। अगला फोटो देखते हैं पैटर्न्स के बारे में। तो ये देखिए, पत्तियों के ऊपर एक तरह का पैटर्न है और वो काफी सारी संख्या में जब उनका फोटो लिया गया है तो कितना अच्छा फोटो आ रहा है। और यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड का भी यूज हुआ है क्योंकि पीछे वाला हिस्सा ब्लर है और बीच में जो पत्तियां फोकस में है उससे पास वाला हिस्सा भी ब्लर है, तो यहाँ पर 3 लेयर तक डेप्थ ऑफ फील्ड यूज की गई। अगली जो चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है कॉन्ट्रास्ट चेक करना। फॉर एग्जाम्पल जो ये फोटो आप देख पा रहे हैं, धूल सफेद रंग की है और बच्चे काले रंग के, और उस वजह से काफी साफ कॉन्ट्रास्ट तैयार हो रहा है। हम बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को आसानी से अलग करके देख पा रहे हैं। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट की वजह से ही हम सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में अंतर पता कर पाते हैं। अगर कुछ फोटोज कलरफुल हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इनमें कॉन्ट्रास्ट कैसा है, तो आप एक सिंपल सा काम कीजिए, उस फोटो को लीजिए और उसका सेचुरेशन खत्म कर दीजिए। जहाँ भी आपको डार्क एरियाज दिखें और जहाँ भी आपको लाइट एरियाज दिखें, वो आपस में अपने कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहे हैं। और अगर आपके सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में हाईलाइट्स और शेडोज सही से अंतर पैदा नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ध्यान सब्जेक्ट की तरफ फोटो में ना जा पाए। ये तो सिंपल बात हुई शेडोज और हाईलाइट के कॉन्ट्रास्ट की, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसका बहुत बड़ा रोल होता है फोटोज में, वो होता है कलर कॉन्ट्रास्ट। ये कलर व्हील है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें जो भी एक कलर है उसके जस्ट ऑपोजिट कलर उसका कॉन्ट्रास्ट कलर है। और अगर किसी पिक्चर में इन दोनों चीज़ों को यूज करके फोटो खींचा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेड कलर लेते हैं, उसके सामने जो ये हल्का ब्लू कलर है, इन 2 कलर को लेते हैं, किसी सब्जेक्ट को अगर आप रेड टी शर्ट पहना दें और उसके पीछे एक स्काई ब्लू कलर का आसमान है और उस फोटो को क्लिक करें, तो वो फोटो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक रीज़न और बताता हूँ मैं आपको, उससे पहले आगे की कुछ फोटोज देखते हैं। ये फोटो देखिए, इसके अंदर सूरज की रोशनी जो कि ऑरेंज कलर की है और जबकि बादल थोड़े ब्लू कलर के हैं। और अगर आप इस व्हील में देखेंगे तो आप इन रंगों में कंट्रास्ट पाएंगे, इसीलिए फोटो इतनी ज़्यादा आंखों को अच्छी लग रही है।
उसके अलावा अगर आप इससे डीसेचुरेट करें, इसका कलर उड़ा देंगे सारा, तो आप इसके हाइलाइट्स यानी कि जहाँ पे सूरज की किरणें हैं वहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा हाइलाइट्स देख पाएंगे, और जहाँ बादल हैं वहाँ पे शेडोज देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे दो तरह के कॉन्ट्रास्ट लगे हुए हैं और वो इस फोटो को बहुत ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं। और अगली फोटो में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें गुलाब इतना पसंद क्यों। इस फोटो को देख पा रहे हैं, गुलाब की पत्तियां हरी हैं और गुलाब की पंखुड़ियां गुलाबी, और अगर आप कलर व्हील को देखते हैं तो आप समझ गए कि क्यों गुलाब इतना अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट रूल है बैलेंसिंग करने के बारे में। इस फोटो को देखिए, इसके अंदर आईफल टावर है। सोचिए कि आईफल टावर के सामने जो ये लैंप है वो नहीं होता तो ये जगह काफी खाली होती, यानी कि जो फोटो का पिछला हिस्सा है वो भारी हो जाता और अगला हिस्सा हल्का। हमारे अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूल है, और मुझे ये रूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लोगों की फ़ोटोज़ खींचना बहुत अच्छी लगती है। इस रूल का नाम है सेंटर डोमिनेंट आई, यानी कि जो आंख सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है फोटो में उसे बिल्कुल सेंटर लाइन पर रखा जाए, सेंटर में रखा जाए। हमारे बाबा जी की आंख बिल्कुल बीचों बीच है और व्यूअर की आंखों पे ऐसा इम्पैक्ट डाल रही है खतरनाक। और दूसरी बात, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बैलेंसिंग देखी, इस फोटो की बैलेंसिंग भी बहुत शानदार है, क्योंकि इधर वाली आंख का यूज हुआ है, बॉडी का ज्यादातर हिस्सा उस तरफ रह गया है जो उस तरफ वाले हिस्से को भारी बना रहा है। तो जूड़ा जो है बाबा जी का वो इस तरफ रखा गया है ताकि फोटो बैलेंस हो जाए। तो कितनी सफाई से ये फोटो खींची गई है, सल्यूट है। नेक्स्ट रूल एक बहुत सिंपल सी कॉमन सी बात है कि हमारी आंखों लेफ्ट टू राइट जाती हुई चीजें बड़ी सही लगती है। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो घोड़ा जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। और अगला रूल है भाई साहब, गोल्डन रेशियो रूल। ये यूनिवर्स का सबसे खतरनाक रूल है। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आर्टिस्टिक दिखती हैं, जितने भी आर्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और यहाँ तक कि हमारा डीएनए जो वेव्स फॉर्म होती हैं नेचर के अंदर अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो नेचुरली इस रूल को फॉलो करते हैं, गोल्डन रेशियो रूल। अगर कोई फ्रेम ऐसा है जिसके आप दो हिस्से कर सकते हैं ए और बी, और उनका a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू बी बाई बी इज इक्वल टू 1.61 डॉट 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 रेशियो आता है, तो वो एक गोल्डन रेशियो है। और इस तरह का जो फिबोनाची सीक्वेंस बनेगा उससे फ्रेम के अंदर जो स्पाइरल तैयार होगा, उस स्पाइरल के हर एक हिस्से के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो बहुत अच्छे से लीड करता हुआ जा रहा होगा ऑब्जेक्ट की तरफ, और इसलिए फोटो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपको इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इतना समझ लीजिए ये जो रूल है रूल ऑफ थर्ड्स की काफ़ी करीब है, लेकिन रूल ऑफ थर्ड्स नहीं। इस फ्रेम को याद रखने की कोशिश कीजिए और आगे कुछ एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल इस फोटो को हम देखते हैं तो किस तरह ये स्पाइरल इस बंदे की आंख की तरफ बढ़ रहा है। पहला हिस्सा, दूसरे हिस्से में फेस आ रहा है, तीसरे हिस्से में आंख आ रही है, और आगे बढ़ते 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 ये जो सबसे मेन आंख है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था वहां तक ये स्पाइरल जाता जाता, और इसलिए फोटो काफी अच्छी लग रही है। अगली फोटो में हम देख सकते हैं कि किस तरह बोर्ड के ऊपर फोकस हुआ है। उसके बाद अगर हम इस फोटो में देखें तो पहाड़ के नीचे से लाइट आ रही है, इसका मतलब जो व्यूअर की आंख है वो स्लाइड की तरफ बढ़ रही है। अगर हम यहाँ पे गोल्डन रेशियो का फ्रेम डालकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी आंखें भी उन सभी डब्बों से होते हुए उस गोल्डन लाइट की तरफ पहुंच जाएंगी। तो बेसिकली ये इतने सारे रूल्स हैं, और ऐसे बहुत सारे रूल्स आपको और इंटरनेट पे मिल जाएंगे जब आप सर्च करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये बेसिक रूल्स हैं जो आपकी फोटोज को अच्छा करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, समझिए इन रूल्स को। लेकिन इस वीडियो में आपको यहीं पे नहीं छोड़ूंगा, अभी हम कैमरा उठाएंगे जैसे पिछली बार उठाया था, और आसपास फोटोज क्लिक करने की कोशिश करेंगे इन रूल्स की मदद से। तो और यहाँ पर हम आपके सामने आ चुके हैं, ये हमारे मॉडल सर तैयार हैं जो बुक पढ़ रहे हैं, और आप देख पाएंगे इस एंगल से कि मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, और कैमरे के इंटरफेस में तो आप देख ही पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली हम पहला फोटो आपका लेंगे इस प्रोफाइल से। रिकॉर्डिंग बिल्कुल चालू है, और हम एक पोर्ट्रेट मोड के अंदर फ़ोटो लेना चाह रहे हैं। अगर आप ग्रिड लाइन में देखें तो मैंने घर का जो सरफेस है उसको नीचे ही एक लाइन के नीचे ख़त्म कर दिया है, और अंकित भाई को बिल्कुल बीचों बीच रखा है। इसमें हम रूल ऑफ थर्ड नहीं लगा रहे हैं, इसमें हम अंकित भाई को बिल्कुल बीच में रख रहे हैं, और ये क्लिक। अब हम थोड़ा जूम करते हैं, टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में बॉटम में हम रख रहे हैं बुक को, और राइट साइड में
ऊपर की तरफ हम रख रहे हैं अंकित भाई के चेहरे को। ये तो ये एक प्रोफाइल से हमने फ़ोटो खींचा है। अभी अंकित भाई के ऐसे बैठे रहेंगे और हम अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचे। अब हम और बिल्कुल सीधा फ़ोटो ले रहे हैं जिसमें हमने अंकित भाई को बिल्कुल सेंटर में रखा है। और जो छत है उसको हमने रूल ऑफ थर्ड पे ख़त्म कर दिया है नीचे वाली लाइन पर। और जहाँ पे सिर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे अगली लाइन है ऊपर वाली, और उसके ऊपर आसमान है। और ये क्लिक। अब हम जूम करते हैं थोड़ा। नहीं, यहाँ पर हमें कोई रूल ऑफ थर्ड नहीं मिल रहा है इस समय। तो एक काम करते हैं, हम एक फ़ोटो लेते हैं सेंटर डोमिनेंट आई वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंकित भाई अब आपको यहाँ पे हमें थोड़ी मदद करनी है। आपको अपनी मुंडी को इस तरफ झुकाना है, ठीक है? ओके, हाँ। और इस बुक को थोड़ा इस तरफ झुकाना है। यस, लुक ऐसा रखना है कि जैसे एटीट्यूड है, ठीक है? ऊंचे एंगल से फ़ोटो ले रहे हैं इस समय। और अभी हम अंकित भाई को बिल्कुल कटने नहीं देंगे, पूरे अंकित भाई आ रहे हैं, ठीक है? अब हम फिल द फ्रेम करेंगे जहाँ पे हम इंटीमेसी दिखाएंगे अंकित भाई की बुक के साथ में। इंटीमेसी वो नहीं है अंकित भाई जो आप समझ रहे हो। तो हमने एक अपर एंगल शॉट ले लिया है, हमने सामने से फ़ोटो ले लिया है। अब हम एक लोअर एंगल शॉट लेंगे। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी अलग अलग एंगल्स का यूज़ करें ताकि आप और ज़रा एक्सप्लोर कर सकें कि फ़ोटो और कहाँ से अच्छी आ सकती है। मैंने कैमरे को वाइड एंगल मोड में ले लिया है। और अगर आप इस समय देख पा रहे हैं तो ये जो क्या कहेंगे भैया, इसको क्या कहेंगे, एक तरह का एलिवेशन है। और अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो इसके दोनों तरफ की लाइंस अंकित भाई की तरफ ले जा रही हैं। तो इन्हें हम लीडिंग लाइंस में काउंट कर सकते हैं। और ये क्लिक, तो मैंने ओके, मेरे खुद के पाँव आ रहे हैं। सो हमने अपनी तिकड़म भिड़ा ली है, अपना दिमाग चला लिया है, और अंकित भाई को रूल ऑफ थर्ड पे बिठा दिया है, एक डायगोनल भी गुजार दिया है, और ये फ़ोटो क्लिक। अगला हम डेप्थ ऑफ फील्ड के फ़ोटो लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें ऐसा मान के चलते हैं काफ़ी देर से हम अंकित भाई के फ़ोटो ले रहे हैं। तो अंकित भाई ने बुक पढ़ ली है, अब अंकित भाई के दिमाग में चल रहे हैं विचार। हम याद रखिए, फ़ोटोग्राफी हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी टेल करे तो बहुत अच्छा रहता है। तो अब हम बुक ले लेते हैं अंकित जी से, मान लेते हैं कि अंकित भाई ने बुक को पढ़ करके इस जगह रख दिया, बहुत हो गया। और अब अंकित भाई चाहते हैं कि वो थोड़ा सोचें लाइफ के बारे में। उस तरफ मुँह करो क्योंकि उधर से लाइट आ रही है ना, तो आपके चेहरे पे लाइट गिर रही होगी तो वो एक अलग इफेक्ट डालेगी। हाँ, और आप सोचना इस तरफ देख करके। पेड़ पे कितने आम होंगे? तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो बुक जो है वो पहली लेयर पे है डेप्थ की। अंकित भाई जो है फोकस में है, और पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है। तो इस तरह हमने 3 लेयर क्रिएट कर दी है डेप्थ की, और ये अंकित भाई का फ़ोटो हमने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अब हम कुछ पैटर्न वाले फ़ोटोज़ लेना चाह रहे हैं और थोड़े बहुत देखते हैं और क्या फ़ोटोज़ ले सकते हैं हम, और इसलिए अब यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों हम नीचे आ गए हैं और मुझे एक पत्ती दिखी है यहाँ पे जिसमें अच्छे खासे पैटर्न्स बने हुए हैं। ये हमारी पत्ती है और पीछे बैकग्राउंड में स्काई है। तो जैसे कि बात थी कंट्रास्ट की, स्काई जो है अच्छा खासा हाईलाइट हो रखा है और शेडो आ रही है हमारी पत्ती के ऊपर, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न बने हुए हैं। तो हम इसका फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्लिक। तो आसपास यूं ही घर में चक्कर लगाते हुए मुझे एक जगह मिलती है, वो है ये। तो इस गोप्रो को हमने यहाँ पे रख दिया है और फ़ोटो कर देंगे क्लिक। हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए। गोप्रो भैया आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो शुरुआत से लेकर अभी तक हमने पहले जाना कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोर्टेबल है और इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है। और उसके बाद हमने जाना कि इस मोबाइल फ़ोटोग्राफी की जो ऐप है, जो कैमरा ऐप होती है, उसमें कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं उनको समझा। लेकिन वहाँ से हमने बिल्कुल ही फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करी अच्छी। और उसके बाद आता है अगला पार्ट, रूल्स। और उसके बाद जो हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी है, आय हाय, अभी मैं आपको ये फ़ोटोज़ ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। मैं आपको ये फ़ोटोज़ तब दिखाऊंगा जब हम एडिटिंग वाले चैप्टर पे पहुँचेंगे, और जब हम इनकी एडिटिंग करेंगे तो ये क्या से क्या बन जाएंगी वो देख करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है प्रिय दर्शन और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।